तो थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन जब आप एक बयान सुनते हैं एक नेता का, जिसमें उस नेता ने यह कहा है फ्रिक्शन पॉइंट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान डूरंड लाइन, क्योंकि हाल ही के अंदर जो अफगानिस्तान है उसका जो स्पोक्स पर्सन है जिसका नाम है जुबीहुल्लाह मुजाहिद, जो कि ऑफिशियली स्पोक पर्सन है अफगानिस्तान में तालिबान शासन का, उसने कहा है कि नहीं साहब, डूरंड लाइन तो हमारे बीच में बहुत ज्यादा मायने रखता है और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अर्थात डूरंड लाइन तो एक प्रकार से समझिए इन दोनों के बीच में पहले भी विवाद का विषय था और तालिबान के आने के बाद भी विवादित विषय रहा है। तो आपने जानना तो जरूरी है कि आफ्टर ऑल ऐसा क्यों हो रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच, तालिबान में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अफगानिस्तान में इस समय तालिबान है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा विवाद का एक ऐसा कारण है जिसके चलते संभव है कि पाकिस्तान के साथ तालिबान के रिश्तों में खटास आ जाए। अब आप पूछेंगे कि अरे सर आप तो पता नहीं कौन सी न्यूज़ दे रहे हो, आपको पता भी है ये कोई बात केवल ख्याली है, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान तो उसका एकदम हमनवा हमसखा, आप यो जो कह रहे हो कि पाकिस्तान के कारण रिश्ते खराब हो सकते हैं, अरे सर वो तो मित्र हैं। अच्छा, आप क्या अपने मित्र के साथ में इस तरह का बॉर्डर बनाते हैं? क्या आप अपने मित्र के घर को सेपरेट करने के लिए इस प्रकार का कटीला बॉर्डर बनाते हैं? शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूं। क्या आप अपने मित्र को दूर रखने के लिए इस प्रकार का बॉर्डर बनाते हैं जहां पर लोग गन लेके खड़े हों? एक ऐसा बॉर्डर जिसमें दूसरी तरफ वाली जो सीमा रेखा है ये 13 फीट ऊंची है, एक तरफ वाली 11 फीट ऊंची है, सबके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहती है, ये इस तरफ अफगानिस्तान है, ये इस तरफ पाकिस्तान है। क्या आप ऐसी सीमा बनाते हैं? ये पता है किसके बीच में है? मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है। फिर आप पूछेंगे कि सर ये तो वाकई में मतलब खतरनाक दिख रहा है, बॉर्डर की सिक्योरिटी बड़ा विषय है, हम पाकिस्तान के साथ बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ क्यों बनाई? और अब जबकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन है, और वही अफगानिस्तान में तालिबान भले ही अब हो, लेकिन इससे पहले भी तो उन्हें पता तो था ही ना कि हमारे ही लोग हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इसको बनाने के लिए पाकिस्तान ने $500 मिलियन खर्च किए हैं। कितने? $500 मिलियन खर्च किए हैं। $500 मिलियन खर्च किए और छोटी मोटी सीमा रेखा नहीं है ये 2670 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। 2670 किलोमीटर में फेंसिंग की गई है, तार लगाए गए हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी तक प्रवाहित होती है, बिजली तक प्रवाहित होती है। इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो साथियों, इसने 1000 तो वॉच टावर बनाए हैं। वॉच टावर का मतलब समझते हैं? जहां से आप खड़े होकर निगरानी करेंगे कि कोई आ तो नहीं रहा। इसके अंदर ही 16 ऐसे पॉइंट बनाए हैं जहां से आप बॉर्डर्स को क्रॉस करने का, जैसे अपने वाघा बॉर्डर टाइप से जो जगह है, ऐसा अफगानिस्तान पाकिस्तान में इस 2670 किलोमीटर लंबी के अंदर गेट बनाए कि यहीं से आ सकते हो आप। बस अगर इसमें से आए तो मारे जाओगे, क्योंकि एक तरफ सेना खड़ी है, बीच में लाइट बह रही है, ऊपर कटीले तार लगे हुए हैं। अगर निकलना है तो पूरा चैलेंज लेके निकलना। तो इसका मतलब सर खतरनाक बात है ये। आप पूछना चाहेंगे सर ये बॉर्डर बना कहां दिया? बेटा ये जो दिख रहा है ना आपको, इसी को डूरंड रेखा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? डूरंड रेखा। अब आप पूछेंगे ये कौन सी रेखा आ गई? साथियों ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर का नाम है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर का नाम डूरंड रेखा है। बोले सर ये कब बन गई? मैंने कहा बेटा ये आज की नहीं है, अगर समय देखा जाए तो ये नवंबर 12 1893 में बनी हुई सीमा रेखा है। बोले उस समय तो सर ब्रिटिशर्स हुआ करते थे हमारे यहां पे। मैंने कहा बहुत सही पकड़ रहे हो, उस समय बेटा हमारे यहां पर ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे, यानी कि उस समय ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। उस समय भारत ना होकर के भारत पर अंग्रेजों का शासन था, दैट इज ब्रिटिश इंडिया। और साथियों उस समय जब ब्रिटिश इंडिया था तो उस समय हेनरी डूरंड नाम से, उस समय हेनरी डूरंड नाम से, अब ये नाम याद कर लीजिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है, एक सिविल सर्वेंट थे, यानी उस समय के आईएएस अधिकारी थे। उन आईएएस अधिकारी ने, जो कि हेनरी डूरंड थे, ये उस समय के सिविल सर्वेंट थे, और इन सिविल सर्वेंट ने अफगानिस्तान के अंदर तत्कालीन जो राजा थे जिनका नाम था अब्दुल रहमान, उन अब्दुल रहमान से ये बॉर्डर बनवाने का समझौता किया था।
अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, ब्रिटिशर्स को डूरंड लाइन खींचने की क्या जरूरत पड़ी? यह तो समझ में आया कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जा रहे थे तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन करते हुए रेड क्लिफ लाइन खींच गए। यह तो समझ में आता है, लेकिन वो तो भारत छोड़ के जा रहे थे तब बनाया पड़ा, लेकिन इस समय तो भारत छोड़ने की जरूरत थी ही नहीं इनको, तो अफगानिस्तान जाते समय इन्होंने बॉर्डर क्यों बनाया? अफगानिस्तान में बॉर्डर की क्या जरूरत थी? और अंग्रेज तो 1893 में क्या 1947 तक इंडिया में थे, तो अंग्रेज चाहते तो इस अफगानिस्तान को कब्जा कर लेते, ऐसी क्या दिक्कत थी? बिल्कुल सही सोचते हैं आप, बड़ा सवाल सोचते हैं आप। बड़ा सवाल यह है कि जब ब्रिटिश इंडिया, ये जो अपना पाकिस्तान है, ये ब्रिटिश इंडिया आज जो आप देखते हैं ये पाकिस्तान में होकर के गुजरता था। अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान भी उस समय ब्रिटिश इंडिया ही था, तो फिर अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के ऊपर फतह हासिल क्यों नहीं कर ली? मैं आपको बता दूं कि ये डूरंड रेखा जा कहां से रही है, यहां से होकर के, ये जो जगह आप देख रहे हैं यहां से होकर के डूरंड रेखा ईरान के बॉर्डर तक जा रही है। यह जगह कौन सी है? यहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जो जगह है, जो कि हमारा कश्मीर है, वहां से अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया से ज्वाइन होता है, लगभग 106 किलोमीटर का। वहां से लेकर डूरंड रेखा जो है वो ईरान के बॉर्डर तक जा रही है, 2670 किलोमीटर। बड़ा सवाल है, इस सवाल को पूछना भी चाहिए कि सर अंग्रेज थे वो, तो उन्हें ये बॉर्डर लाइन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब्दुल रहमान के साथ समझौता करने की जरूरत क्या पड़ी? अफगानिस्तान को कब्जा कर लेते। बहुत सही सवाल सोचते हैं आप, लेकिन इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि अफगानिस्तान को कब्जा करने का प्रयास अंग्रेजों ने कई बार किया, अफगानिस्तान के ऊपर कई बार कब्जा करने का प्रयास किया, और उन कई बार के प्रयासों में 3 बड़े बड़े युद्ध आप पढ़ते भी हैं। उनको आप कहते हैं आंग्ल अफगान युद्ध, और भारत के इतिहास में उसे अफगान युद्ध के नाम से ही पढ़ाया जाता है। पहला अफगान युद्ध जो हुआ था वो 1839 में हुआ था, पहला अफगान युद्ध। दूसरा जो अफगान युद्ध हुआ था, जिसके अंदर ये अब्दुल रहमान नामक व्यक्ति जिसने डूरंड के साथ समझौता किया था, वो वाला बना था राजा, वो 1878 में हुआ था। तीसरा जो अफगान युद्ध हुआ था, यह उस समय हुआ था जब भारत के अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे 1919। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया, बहुत बार किया, लेकिन अफगानिस्तान जिस प्रकार से आज अमेरिका के द्वारा कब्जे में नहीं आ पाया, ऐसे ही पहले अंग्रेजों द्वारा कब्जे में नहीं आ पाया, क्योंकि यहां के जो कबीले हैं वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से मतलब हुआ गुरिल्ला वार नीति के तहत लड़ाई लड़ते हैं। वो एक बार हार जाते हैं, पूरी तरह से सफाया कर दिया आपने, लेकिन फिर वो संगठित होकर के निकल आते हैं, बिल्कुल जैसे फिल्मों में कभी आपने जॉम्बीज देखे हों, बिल्कुल जॉम्बीज की तरह। यही अमेरिका के साथ हुआ। अमेरिका ने तालिबान को खत्म करने के लिए खूब प्रयास कर लिया, लेकिन आप किस चीज से लड़ाई कर रहे हैं? कोई ऑर्गेनाइज्ड सेना हो तो हराया जाए, यहां सेना नहीं है, यहां जो खड़ा हुआ उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दी, चल भाई लड़ ले। तो ऐसी स्थिति में कोई ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति नहीं है और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यही कारण है कि अंग्रेज इस जगह को जीतते हुए भी नहीं जीत पाए। इन युद्धों के अंदर ये हर बार जीत कर ही आते थे, अंग्रेज कभी भी हार कर नहीं आते थे, लेकिन हर बार उनके सामने एक समस्या बन जाती थी कि यार ये एक मतलब अनस्टेबल स्टेट में ही रहने वाली जगह है। इस स्थिति में अब्दुल रहमान नामक व्यक्ति को जब अंग्रेजों ने 1898 के अंदर अफगानिस्तान का राजा बनाया, अब एक बार को ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग में एकदम शौक लगेगा। एक मिनट, 1878 के अंदर अंग्रेजों ने अफगानिस्तान में राजा बनाया, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान को जीतकर अफगानिस्तान में अपने ही किसी व्यक्ति को नियुक्त करिए आए कि बेटा तुम यहां के राजा बन के रहो। आई बात समझ में? यानी कि यहां का राजा अब्दुल रहमान अंग्रेजों ने बना दिया। बोले यार ये तो बहुत सही है, तो सर इसको कब्जा नहीं किया, इन्होंने राजा बना के चले आए, और उस राजा से 1893 में कहा कि बेटा सुनो, तुम्हारा राजपाट सही से चल रहा है, तो एक काम करो, तुम्हारा शासन तुम चलाते रहो और ब्रिटिश इंडिया के साथ एक बॉर्डर बना लो। और इस ब्रिटिश इंडिया के बॉर्डर का नाम था डूरंड लाइन। फिर आप पूछेंगे सर ये बात थोड़ी समझ से ऊपर निकल गई। बोले क्यों भाई? बोले सर समझ से ऊपर यूं निकल गई कि इस जगह पर जब आपने अब्दुल रहमान को अपना ही राजा बना के नियुक्त कर रखा है, तो यह व्यक्ति आपके पक्ष में बात करेगा, ये तो समझ में आया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि आपको इस कोने में जाके क्या जरूरत पड़ गई अपने एक व्यक्ति को चौकीदार बना के बिठाने की।
बहुत बड़ी जरूरत थी। क्या जरूरत थी? थोड़ा मैप को और ऊपर देखो। क्या देखना है सर? यहां पे छोटू छोटू से नाम दिख रहे होंगे आपको। इधर देखो, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान दिख रहे हैं आपको। साथियों, ये सभी उस समय यूएसएसआर यानी रशियन फेडरेशन हुआ करते थे। यानी ये सारा की सारा बॉर्डर जो था, ये उस समय रशिया के पास था। यानी अफगानिस्तान के एक तरफ तो था ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के एक तरफ था रशिया। तो बोले फिर क्या था? यही तो लॉजिक था कि एक तरफ ब्रिटिश इंडिया, एक तरफ रशिया। इनका हाल वही था जो नेपाल का है भारत और चीन के बीच में। इसे कहते हैं बफर स्टेट। इसे कहते हैं बफर स्टेट। क्या नाम दिया गया इसे? बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब यह हुआ कि अफगानिस्तान भारत के बीच में यानी ब्रिटिश इंडिया और रशिया के बीच में एक ऐसी जगह का काम करता था जिस पर एक तरह से समझिए एक बहुत बड़ा ऐसा जोन बना दिया जिसमें कोई भी सेना आएगी जाएगी तो यह सामने वाला व्यक्ति सतर्क हो जाएगा। यानी खुद की इज्जत के लिए तो यह कहना कि मेरा बॉर्डर तो यहीं तक था, लेकिन इस जगह पर कोई भी एंट्री किया तो उससे लड़ाई करने पहुंच जाना। अरे तुमको पता नहीं है कि मेरा दोस्त है ये? भूटान के साथ और नेपाल के साथ भारत यही तो करता है। चाइना वाले डोकलाम वाले क्षेत्र में भूटान के पास जब एंट्री करने लगे तो इंडिया ने कहा कि मैंने वादे ले रखे हैं भूटान की रक्षा के। भूटान एक ऐसा स्टेट इंडिया ने चाइना के साथ बना रखा है, इस तरह से प्रोटेक्ट करता है कि तुम हाथ लगाओ मैं आ जाऊंगा अंदर। और दूसरी तरफ इंडिया क्या कहता है? दूसरी तरफ इंडिया कहता है भूटान तो एक सॉवरेन स्टेट है, उसका राजपाट अपना चलेगा, क्या दिक्कत है? ये ब्रिटिश इंडिया से ही सीखा है हमने। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को ऐसे ही बना रखा था कि तुम हाथ लगाओ, रशिया वालों तुमसे लड़ाई करने आ जाएंगे हम। तो बैटल फील्ड था ये, यूं समझिए आप। इस बैटल फील्ड के दौरान अब्दुल रहमान एकदम पपेट आदमी था। देखो, अंग्रेज जिसको भी राजा बनाते थे वो अपना पपेट कठपुतली बना के बिठाते थे। तो अब्दुल रहमान को यहां का राजा बनाया और उसने कहा कि भाई अंग्रेजों बताओ क्या चाहते हो? बोले बेटे मैप निकालो। बोले निकाल लिया। बोले एक काम करिए कि यहां पर मैप निकाल करके इस पर एक लाइन खींच देते हैं अपन। बोले हाँ सर ये सही रहेगा। बोले यहां से आगे तुम्हारा और यहां से आगे हमारा। बोले खींच दो सर। साथियों, एक मैप निकाल करके देखो, अंग्रेजों की ये बड़ी समझदारी की चीज लगती थी कि वो कभी भी एफर्ट नहीं लगाना, बैठ करके मैप में से ही लाइन खींच देना। मैप निकाला और एक लाइन खींच दी। बोले सर गजब लाइन खींची। ध्यान क्या रखा फिर उन्होंने? बोले ध्यान ये रखा कि जो हिंदू कुश पहाड़ियां हैं, हाँ भाई क्या ध्यान रखा कि जो हिंदू कुश पहाड़ियां हैं वो हिंदू कुश पहाड़ियां और उन पहाड़ियों के अंदर एक रास्ता जिसका नाम है खैबर पख्तूनवा पास। खैबर पख्तूनवा पास, इसको अपने पास रखना था। बोले ये क्या मतलब हुआ? अंग्रेजों ने क्या किया? ब्रिटिश इंडिया वाली तरफ इस चीज को रख लिया, यानी जो आज पाकिस्तान है उसमें इसको रख लिया और दूसरी तरफ अफगानिस्तान छोड़ दिया। अब आपके दिमाग में एक चीज अटक गई, सर हमको इसमें ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा जो मतलब बहुत बड़ा काम किया हो। नजर तो हम दिखाएंगे तब आएगा। वास्तविकता यह है बच्चों कि आप जब पाकिस्तान का मैप देखते हैं तो जिस पाकिस्तान को आप देखते हैं असल में डूरंड रेखा से सेपरेट हुआ अफगानिस्तान से, यहां पर पहाड़ियां हैं जो कि पामीर की गांठ से निकल करके आ रही हैं, जिन्हें हिंदू कुश पहाड़ियां कहते हैं। जैसे एक तरफ हिमालय निकल गया, ऐसे ही एक तरफ हिंदू कुश पहाड़ियां निकल के आई हैं, जो कि नेचुरल बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। यानी प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक बॉर्डर है। उस बॉर्डर के एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ पाकिस्तान, यानी एक तरफ एक समय इंडिया, एक तरफ अफगानिस्तान। आई बात समझ में? लेकिन उसमें से एक जगह ऐसी थी जहां पर पहाड़ियों ने जगह छोड़ रखी थी, जहां पर पहाड़ियों ने अपने में से जगह छोड़ रखी थी। नेचुरली पहाड़ कटे हुए थे, उसे कहते हैं पास। ये था वो पास। अब आप इस फोटो को देखिए, ये है वो पहाड़ियां। इन पहाड़ियों को अगर आप देखते हैं तो आपको यहां पर नजर आता है कि यहां से नेचुरली आपको सामने अफगानिस्तान दिख रहा है, इस तरफ ब्रिटिश इंडिया दिख रहा है। अगर आपको यह बात समझ में आई, ऐसी स्थिति में साथियों ये वाली जो जगह थी, ये इतिहास में भी भारत पर जितने भी अटैक हुए उन अटैक का रास्ता बनी थी। अगर ये रास्ता ना होता तो शायद इंडिया पर कभी भी खिलजियों का शासन ना होता।
क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यानी अफगानिस्तान से जो इन्वेडर्स इंडिया पर अटैक करने आए थे वो आते ही इस रास्ते के कारण थे, क्योंकि यही वो रास्ता था जो अफगानिस्तान को पाकिस्तान से यानी उस समय के ब्रिटिश इंडिया से जोड़ता था। और उससे पहले अगर आप मिडाइवल इंडिया में चले जाते हैं सल्तनत पीरियड के तुरंत बाद, तो आपको यह वाला रास्ता दिखाई पड़ता है। यानी यह बहुत बड़ी चीज थी साथियों, आज भी ये बहुत बड़ी चीज है। आज भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान के बीच आप जो ये सड़क देख रहे हैं, असल में ये सड़क इसी पास में से होकर निकलती है। और ये सड़क आज भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा, यानी कि एक तरह से समझिए 100 में से 95% ट्रेड इसी रास्ते के माध्यम से होता है। आ गई बात समझ में? यानी इन दोनों का जंक्शन पॉइंट है। तो बोले अब इसमें कौन सी बात है जो कि इनके बीच में विवाद क्यों है फिर? तो भाई जिस समय अंग्रेजों ने ये डूरंड रेखा बनाई, उस समय ये सोचा कि भाई हमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन क्या आपको पता है अंग्रेजों ने इस लाइन के साथ साथ एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया था। और वो गेम क्या था? फूट डालो और राज करो का गेम। बोले सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है, बंगाल विभाजन में भी ऐसा ही किया था इन लोगों ने। बंगाल विभाजन के अंदर भी पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बांट दिया था। बिल्कुल वैसा ही। असल में बंगाल विभाजन से पहले अंग्रेजों ने इस जगह का विभाजन किया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा लेसन था। बोले क्यों सर, क्या किया था? बोले बच्चों असल में अब आपको एक और कलर देखना चाहिए। कौन सा कलर है मैं आपको नोटिस कर रहा हूं, शायद आप देख पाए। अब आप इस कलर को देखिए, आपके सामने मैं मार्क कर रहा हूं, इस कलर को नोटिस करिए। आपको एक और कलर यहां दिखाई पड़ेगा, देखिए जरा इस कलर को। बोले सर ये क्या है? ये तो बॉर्डर निकल रहा है बीच में से, एक डिफरेंट कलर है आपने जो यहां दिखा दिया। मैं एक काम करता हूं, इसको ना एक बार के लिए बाकी सबको इरेज कर देता हूं, ताकि आप इस कलर को नोटिस कर पाए। कौन सा कलर है आप वो देख लें। साथियों यहां पर मैं एक कलर और आपको नोटिस करा रहा हूं, जरा आप इसे नोटिस करें। बोले सर क्यों नोटिस करवा रहे हो इसको? मैंने कहा बेटा यहां से आगे एक और स्टोरी शुरू होती है। बोले कौन सी स्टोरी शुरू होती है? मैंने कहा बेटा असल में ये वाला जो चीज आप देख रहे हो ना, इस जगह पर असल में रहते हैं एक विशेष प्रकार की कम्युनिटी जिसका नाम है पश्तून। जिसका नाम है पश्तून कम्युनिटी यहां रहती है, पश्तून कम्युनिटी। बोले तो पश्तून कम्युनिटी क्या खाती है क्या? क्या है पश्तून कम्युनिटी? मैंने कहा बेटा पश्तून कम्युनिटी वो है जो पश्तो भाषा बोलती है। बोले कौन सी भाषा बोलती है? पश्तो। तो बोले पश्तून कम्युनिटी में क्या है ऐसा? मैंने कहा चलिए आसान भाषा में बताएं तो आपको समझ में आ जाएगा। साथियों स्टूडेंट्स को तालिबान पश्तून भाषा में ही कहा जाता है। शायद ऊपर से चला गया, दोबारा से सुनिए। स्टूडेंट्स को तालिबान पश्तून भाषा में ही कहा जाता है। इधर सुनिए फिर से, शायद कईयों के चमक गया होगा। स्टूडेंट इज इक्वल्स टू तालिबान इज इक्वल्स टू पश्तून, ये पश्तून भाषा है। बोले ये तो कुछ समझ में आ रहा है सर। क्या समझ में आ रहा है? भैया बात यह है कि जो पश्तो भाषा है वही तालिबान आज आप जो अफगानिस्तान में शासन करता हुआ देख रहे हैं, वही तालिबान इधर भी तो है, क्योंकि यही पश्तो लोग इधर भी रहते हैं। जो तालिबान आज अफगानिस्तान पर राज कर रहा है, वो राज करने वाला असल में तालिबान पश्तो भाषा का ही तो है। ये लोग अपने आप को एक कम्युनिटी समझते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, कुछ याद आया? अरे बोले हाँ सर ये तो हिस्ट्री सुनने में आ रही है। अरे हम बताते हैं, वो पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। बोले कौन थे सर ये? अरे भैया याद करो, सीमांत गांधी के नाम से जानने वाले, लाल कुर्ती संगठन चलाने वाले, अरे सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। वो भैया इसी जगह रहते थे, पाकिस्तान वाली बॉर्डर पे। यानी ये वाला जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, यानी कि ये पश्तो भाषा के इधर की तरफ भी पाता अफगानिस्तान, इधर की तरफ पाकिस्तान, दोनों तरफ पश्तू। और पता है खान अब्दुल गफ्फार खान क्या कहते थे? कि ना मुझे पाकिस्तान चाहिए ना मुझे अफगानिस्तान चाहिए, मुझे चाहिए पश्तूनिस्तान। यानी जहां पश्तून रहते हो वो पश्तूनिस्तान चाहिए। एल ये तो कुछ ऐसा लग रहा है सर, इंडिया की बिठाई हुई चीज लग रही है ये। बिल्कुल भाई, भारत ने हमेशा पाकिस्तान में रहने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को सम्मानित क्यों किया? क्योंकि वो
भारत के पक्ष में बात करते थे और बात यहां पर यह करते थे कि साहब ये वाली जो जगह पाकिस्तान के अंदर है, पश्तून वाले लोग, इन पश्तून वाले लोगों को अगर आज की स्थिति में समझा जाए तो आप इन्हीं को तहरीक तालिबान के नाम से जानते हैं। यही है साथियों तहरीक ए तालिबान। तहरीक ए तालिबान क्या है तो वो भी समझ जाइए। तहरीक ए तालिबान यही वाली चीज है साथियों। इस तहरीक ए तालिबान को इधर और उस तालिबान को उधर रख दो, दोनों के बीच में डूरंड लाइन है। दोनों के बीच में डूरंड लाइन है। अगर लाइन समझ गए तो ये जो सीमा रेखा आप बना देख रहे हैं, ये इधर की तरफ तालिबान, इधर की तरफ तहरीक ए तालिबान, इधर भी पश्तो, इधर भी पश्तो, इधर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान। साथियों अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के जाने के बाद देश आजाद हुआ। पाकिस्तान ने इस डूरंड रेखा को ही माना, लेकिन तालिबान ने मना कर दिया कि यह गलती से मत मान लेना। 2017 के अंदर जब अफगानिस्तान में अमेरिका के द्वारा बिठाई हुई सरकार चल रही थी, उस समय भी अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले और पाकिस्तान में रहने वाले तहरीक तालिबान ने इस सीमा का विरोध किया था। यह सीमा नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के चले जाने से पहले ही पाकिस्तान ने लगभग इस सीमा को बना डाला है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि तहरीक तालिबान को समर्थन देने के लिए इधर से तालिबानी आएंगे, वो आएंगे। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने सोचा कि अपने घर में शांति रखनी है तो एक काम करते हैं, तालिबान के समर्थन में नारे लगाते हैं। बोले लगाइए नारे, लेकिन एक चीज मत भूलिएगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान में बम फोड़ता है क्योंकि वो चाहता है कि ये दोनों एक हो जाएं। इसलिए तालिबान के शासन से पूर्व ही $500 मिलियन खर्च करके ये फेंसिंग खींच दी गई, ये सीमा रेखा बना दी गई। तो ये है भैया बात, कुल मिलाकर कुल जमा बात ये है कि तालिबान जैसे ही सत्ता में आया, उससे पूछा हाँ अब बताइए क्या है आपका तहरीक तालिबान को लेके स्टैंड। तो सुन लीजिए क्या कहा मैंने आपसे। साथियों फ्रिक्शन पॉइंट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि इस समय तालिबान के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि ये लाइन हमें मंजूर नहीं है, डूरंड रेखा हमें मंजूर नहीं है। अगर मजा आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिए, समझ में आ गया हो तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर भी कर लो, क्योंकि ये आपको जबरदस्त तरीके से बात समझाने का प्रयास आया है। क्योंकि तालिबान की न्यूज तो बहुत सुनी होंगी आपने, लेकिन एक ऐसी चीज जिसमें ऐतिहासिकता जुड़ी हो, एक ऐसी चीज जिसके अंदर प्रमाण जुड़े हो, वो शायद ही आपने पढ़ी हो। क्योंकि देखिए इन दिनों न्यूज चल रही है कि तालिबान में इसका शासन आ गया है, उसका शासन आ गया है। वो जैसे ही आएगा हम पढ़ा देंगे, लेकिन अभी तक कंफर्म कुछ नहीं हुआ है, सब रिपोर्ट ही रिपोर्ट चल रही है। लेकिन हाँ, ये मुजाहिद का बयान है, और ये बयान इसलिए है क्योंकि वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। शायद ये वही पॉइंट है जिसके चलते पाकिस्तान इस डर में है कि अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को मान्यता दी जाए या नहीं। तालिबान 1.0 जब था, तब उस समय पाकिस्तान ही वो देश था जिसने कि तालिबान के शासन को मान्यता दी थी। सऊदी, यूएई और पाकिस्तान तीनों ने ही तालिबान को मान्यता दी थी, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है। अभी तक नेगोशिएशन जारी है, आनंद लीजिए फ्यूचर में क्या होता है। एक चीज याद रखिएगा, अपने यहां बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों ने एक चीज कहा है, जैसा बीज बोइएगा वैसा ही काटिएगा। वही अमेरिका जिसने कभी यूएसएसआर को भगाने के लिए तालिबान को बोया था, आज उसी तालिबान ने अमेरिका को भगा दिया। वही पाकिस्तान जो आज तालिबान 2.0 के सागर्दी में खड़ा हुआ है कि हाँ भैया बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, यकीन मानिए साथियों, अगर सही मायने में अपन सबकी बद्दुआएं लग गई तो यही ले जाएगा इसको निपटाने के लिए। इंतजार करिए, ये इन्हीं का बयान है जो हम आपको सुना रहे हैं। द न्यू अफगान गवर्नमेंट विल अनाउंस, ये है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तालिबान के स्पोक पर्सन है। इन्होंने कहा है कि ये गवर्नमेंट विल अनाउंस इट्स पोजीशन, द फेंसिंग हैज सेपरेट पीपल एंड डिवाइड फैमिलीज, वी वांट टू क्रिएट ए सिक्योर एंड पीसफुल एनवायरनमेंट ऑन द बॉर्डर, सो देयर इज नो नीड टू क्रिएट बैरियर्स। हमें बैरियर्स नहीं चाहिए, जैसा बीज बोइएगा वैसा काटिएगा। चलिए, आप सबने गजब ही बात सीख ली है, आज के सेशन में मजा ही आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, गजब हो गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है यार, ये वाकई में गजब प्रश्न